दिल्ली एक विरोधाभासों का शहर है। रंगीन फिर भी रहस्यमय, भीड़ भाड़ भरा फिर भी कभी कभी अजीब तरह से शांत। रोहिणी के दिल में जहां अलौकिक कहानियां फुसफुसाई जाती हैं लेकिन कभी पुष्टि नहीं होती, एक परिवार का सामना उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। यह उनकी कहानी है। अनिकेत 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। दुबला पतला, तेज जबड़े वाला और हमेशा कैजुअल शर्ट और जीन्स में रहता था। वह परिवार में सबसे व्यावहारिक था और अंधविश्वासों को अक्सर नकार देता था। उसकी छोटी बहन रिया 22 साल की एक आर्ट स्टूडेंट थी जो हमेशा अपने स्केच पैड के साथ दिखती थी। उसकी अभिव्यंजक आंखें और घुंघराले बाल उसे एक अनोखा आकर्षण देते थे। उनके चचेरे भाई समीर 30 साल के एक फ्रीलांस पत्रकार थे। मजबूत शरीर वाले, अक्सर टी शर्ट और कार्गो पैंट में रहते थे। उन्हें रहस्यमयी कहानियों का शौक था। अनिकेत और रिया एक पारिवारिक समारोह से घर लौट रहे हैं। उनका अपार्टमेंट रोहिणी की एक पुरानी इमारत में है। जब वे धीमी रोशनी वाले गलियारे में चलते हैं तो फ्लोरोसेंट लाइट्स हल्की आवाज करती हैं और कभी कभी टिमटिमाती हैं। भाई बहन अपने तीसरे मंजिल के 2 बेडरूम वाले फ्लैट में प्रवेश करते हैं जिसे सरल फर्नीचर और रिया की रंगीन पेंटिंग से सजाया गया है। रिया को सामने वाली इमारत की बालकनी में एक बूढ़ी औरत दिखती है। उस औरत की नजरें बेहद तीव्र थीं। उसका चेहरा आंशिक रूप से अंधेरे में छिपा हुआ था। उसने आंखें तक नहीं झपकाईं जब उन्होंने उससे नजर मिलाई। समीर देर से आता है, उनके क्षेत्र के डरावने माहौल के बारे में मजाक करते हुए। वह अपना बैग सोफे पर फेंकता है और टीवी चालू कर देता है, माहौल हल्का करने की कोशिश में। भैया, आपने उस औरत को देखा? जब से हम गली में दाखिल हुए वह हमें घूर रही थी। छोड़ो रिया, कुछ लोगों को बस यही काम होता है। शायद वह तुम्हारी गुप्त प्रशंसक है। बहुत मजाक किया भैया, लेकिन यह गलत महसूस हुआ। भाई बहन वर्षों से इस इलाके में रह रहे थे, लेकिन आज रात कुछ अलग महसूस हो रहा था। एक अजनबी की नजर कभी कभी एक चेतावनी की तरह महसूस होती है। ऐसी घटनाओं का पूर्वाभास जो व्याख्या से परे हैं। अगली सुबह खिड़की से धूप अंदर आ रही है, लेकिन पिछली रात की भारीपन को दूर करने के लिए यह पर्याप्त नहीं है। उनका अपार्टमेंट एक छोटे से पार्क की ओर देखता है जो आमतौर पर बच्चों और जॉगर्स से भरा रहता है। आज यह असामान्य रूप से शांत लगता है। एक पड़ोसी मिसेस खन्ना उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। उनका बर्ताव अत्यधिक खुशमिजाज है, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता की झलक साफ है। वह अपने नए अपार्टमेंट के गृह प्रवेश पूजा में अनिकेत और रिया को आमंत्रित करती हैं। पूजा में उनकी उपस्थिति पर उनका जोर देना अजीब लगता है, खासकर जब वह बार बार इस बात पर जोर देती हैं कि पूजा का उद्देश्य अपार्टमेंट की ऊर्जा को साफ करना है। समीर, जो सोफे पर आराम कर रहा था, बातचीत सुन लेता है। वह मुस्कुराता है, लेकिन जिज्ञासा के चलते पूजा में जाने के लिए सहमत हो जाता है। यह महत्वपूर्ण है कि आप जैसे युवा लोग आएं, इससे सकारात्मक ऊर्जा आएगी। हम पूरी कोशिश करेंगे मिसेस खन्ना। आप किस तरह की ऊर्जा साफ करने की कोशिश कर रही हैं? ओह, कुछ खास नहीं, बस कुछ नकारात्मकता। मिसेस खन्ना हाल ही में इस बिल्डिंग में आई थी। उनके जोर देने का कारण सिर्फ पड़ोसियों से दोस्ती करना नहीं था, मानो कोई और कारण था कि उन्हें उनकी जरूरत थी। शाम, मिसेस खन्ना के घर। वहां पहुंचने पर उन्हें पड़ोसियों का एक छोटा सा समूह मिलता है। माहौल अजीब है। अपार्टमेंट के अंदर की हवा असामान्य रूप से ठंडी है और वहां हल्की धातु जैसी गंध है। मिसेस खन्ना का अपार्टमेंट भव्यता से सजाया गया है, भारी पर्दे और पुरानी सजावट के साथ, लेकिन माहौल भारी महसूस होता है। पूजा कर रहे पंडित जी अजीब तरह से व्यवहार कर रहे हैं। उनके मंत्र जोर से और असामान्य हो रहे हैं, जैसे कि वह नियंत्रण बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हों। अनिकेत की नजर दीवारों पर जाती है, जहां अजीब प्रतीक हल्के से दिखाई देते हैं जो सजावटी कपड़ों के नीचे छिपे हुए हैं। प्रतीत होता है कि वे प्लास्टर में सीधे उकेरे गए हैं। यह पूजा से ज्यादा सियांस जैसा नहीं लग रहा। ज्यादा सोचो मत, इसे बस खत्म करो। ऐसे प्रतीक कोई क्यों बनाएगा? कभी कभी स्थान को शुद्ध करने के लिए किए गए अनुष्ठान कुछ अधिक अंधकारमय जगा सकते हैं। जो शुद्ध करने के लिए किया गया था
अब ऐसा लग रहा था कि वह हवा को बेचैनी से भर रहा है। आधी रात, अनिकेत के अपार्टमेंट में वापस। हवा बाहर जोर से चल रही है, खिड़कियां खड़खड़ा रही हैं। अनिकेत अपनी डेस्क पर बैठा है, एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जबकि समीर एक किताब में पराप्राकृतिक कहानियों के बारे में पढ़ रहा है। रिया एक बुरे सपने से जागती है, पसीने से भीगी हुई और कांपती हुई। वह बताती है कि उसने उस बूढ़ी औरत को देखा था जो उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी हड्डीदार हाथ उसकी तरफ बढ़ रही थी। यह सिर्फ एक बुरा सपना है रिया, वापस सो जाओ। नहीं, यह असली जैसा था। मैंने उसका हाथ महसूस किया, ठंडा और खुरदरा। शायद यह स्लीप पैरालिसिस है। ऐसा कई लोगों के साथ होता है। अगली सुबह रिया अपने हाथों पर अजीब चोट के निशान देखती है। ये निशान पंजों की तरह लगते हैं, गहरे और लाल, जैसे किसी अमानवीय चीज ने बनाए हों। सपने कभी कभी संदेश ला सकते हैं, लेकिन जब वे पीछे निशान छोड़ जाते हैं तो वे केवल सपने नहीं रह जाते, वे चेतावनी बन जाते हैं। दोपहर, अनिकेत और समीर एक स्थानीय मंदिर जाते हैं, जो शहर की अफरा तफरी के बीच एक शांत स्थान है। मंदिर छोटा है, देवता की मूर्ति के चारों ओर गेंदे के माले लटके हुए हैं। पृष्ठभूमि में घंटियां धीमे स्वर में बज रही हैं। वे पंडित शर्मा से परामर्श करते हैं, जो एक बुजुर्ग पुजारी हैं और पराप्राकृतिक मामलों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। वह उनकी कहानी सुनते हैं। उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। वह उन्हें क्षेत्र में मौजूद बुरी ऊर्जा के बारे में चेतावनी देते हैं और समझाते हैं कि मिसेस खन्ना के अनुष्ठानों ने शायद कुछ सोया हुआ जगा दिया हो। ये जो प्रतीक आपने देखे, ये सफाई के लिए नहीं है, ये मोहरें हैं। टूटी हुई मोहरें अराजकता लाती हैं। वह उन्हें एक ताबीज देते हैं, इसे अपने पास रखने और मिसेस खन्ना से कोई और संपर्क न करने की सलाह देते हैं। इस बीच अपार्टमेंट में रिया को फुसफुसाहट सुनाई देती है। शुरुआत में यह धीमी होती है, उसका नाम पुकारती हुई। जब वह आवाज का पीछा करती है तो यह उसे बालकनी तक ले जाती है। उसे अजीब तरीके से किनारे के करीब जाने का मन करता है। कौन है वहां? तुम क्या चाहते हो? डर के समय में हम अक्सर परंपरा और विश्वास की शरण लेते हैं, लेकिन यहां तक कि वे कवच भी अज्ञात के खिलाफ कभी कभी कमजोर महसूस कर सकते हैं। रात, सड़क के बाहर का माहौल अजीब रूप से शांत है। ट्रैफिक और बातचीत की सामान्य आवाजें गायब हैं। तीनों मिसेस खन्ना का सामना करने का फैसला करते हैं। वे उनके घर का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ पाते हैं। अंदर अपार्टमेंट अंधेरे में डूबा हुआ है। केवल काले मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी लिविंग रूम को रोशन करती है। वह कमरा जहां पूजा हुई थी बदल गया है। दीवारों पर शीशे लगे हुए हैं, जिनमें तीनों की विकृत और डरावनी छवियां दिखाई देती हैं। एक हल्की लयबद्ध खटखटाहट की आवाज गूंजती है, जो उनके गहराई में जाने के साथ तेज होती जाती है। मुझे नहीं लगता हमें यहां होना चाहिए। कुछ हमें देख रहा है। हमें अब निकलना चाहिए। जो घर कभी उनका स्वागत करता था, अब वह द्वेष से भरा हुआ लग रहा था, जैसे शिकार को पकड़ने के लिए एक जाल। देर रात, अनिकेत के अपार्टमेंट में वापस। तनाव स्पष्ट है। अजीब घटनाएं बढ़ जाती हैं। लाइट्स तेजी से झपकती हैं, वस्तुएं अपने आप हिलती हैं और डर का एक भारी एहसास पूरे वातावरण में भर जाता है। एक छायादार आकृति उनके दृष्टिकोण के कोनों में प्रकट होती है। हमेशा पहुंच से बाहर रिया एक ट्रांस जैसी स्थिति में गिर जाती है। उसकी आंखें सुन्न हो जाती हैं। वह अपार्टमेंट से बाहर चली जाती है, एक अदृश्य शक्ति द्वारा खींची जाती है, इमारत की छत की ओर बढ़ती हुई। अनिकेत और समीर उसका पीछा करते हैं, लेकिन उन्हें एक अदृश्य बाधा का सामना करना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे हवा खुद ठोस हो गई हो, उन्हें उसे बचाने से रोकते हुए। जब अज्ञात कब्जा करता है तो खतरा केवल शरीर के लिए नहीं होता, बल्कि आत्मा के लिए भी होता है। सुबह, सूरज की पहली किरणें मुश्किल से इमारत के चारों ओर फैली घनी धुंध को चीर पाती हैं। रिया छत के किनारे खड़ी मिली। उसके होंठ प्रार्थना जैसे शब्द बड़बड़ा रहे थे। शब्द समझ से परे थे, लेकिन उनकी लय डरावनी थी। जब अनिकेत उसका नाम पुकारता है तो वह धीरे धीरे मुड़ती है। उसकी आंखें किसी भी भावना से खाली, पिच काली और चमकदार। यह तो सिर्फ शुरुआत है।
कुछ दरवाजे एक बार खुलने पर कभी बंद नहीं होते। घटना के बाद की सुबह अपार्टमेंट की दीवारें जैसे ठंडी सांस ले रही थीं। अनिकेत रात भर नहीं सोया था। उसके चेहरे पर चिंता और थकावट साफ दिख रही थी। समीर खिड़की के पास खड़ा था, बाहर के शांत और सुनसान माहौल को देखते हुए। रिया सोफे पर लेटी थी, बेहोशी की हालत में, और उसकी स्थिति स्थिर लेकिन अजीब लग रही थी। रिया की आंखें अचानक खुलीं, लेकिन वह खाली और असहाय दिख रही थी। उसकी आवाज धीमी और भारी थी। वो आने वाला है। अनिकेत और समीर दोनों उसकी ओर भागे। रिया, तुम ठीक हो? अनिकेत ने घबराते हुए पूछा। वो यहां सब खत्म करने आएगा, हमें रोकना होगा, रिया ने कड़े शब्दों में कहा, लेकिन उसकी आवाज में किसी और की झलक थी। समीर ने अनिकेत को एक तरफ खींचा। हमें मदद की जरूरत है, ये हमारे बस का नहीं है। अनिकेत सहमत हुआ। वे तुरंत पंडित शर्मा के पास गए, जो मंदिर के अंदर ध्यान में बैठे थे। उन्होंने पिछली घटनाएं और रिया की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। पंडित शर्मा ने गहरी सांस ली और गंभीर आवाज में कहा, यह आत्मा उस जगह से जुड़ी हुई है। जब तक उसके बंधन तोड़े नहीं जाते, वह पीछा नहीं छोड़ेगी। तो हम क्या करें? अनिकेत ने अधीरता से पूछा। तुम्हें उस इमारत के तहखाने में जाना होगा। वहां कुछ छुपा है जो इस आत्मा को शक्ति दे रहा है। उसे नष्ट करना होगा। पंडित शर्मा ने उन्हें कुछ रक्षा कवच और एक छोटी सी मूर्ति दी। ये तुम्हें सुरक्षा देंगे, पर याद रखना, अंदर जाने के बाद कोई गलती मत करना। शाम। रिया को अपार्टमेंट में अकेला छोड़कर अनिकेत और समीर उस इमारत के तहखाने की ओर बढ़ते हैं। इमारत के नीचे जाने वाली सीढ़ियां अंधेरे और नमी से भरी थीं। हवा भारी थी और हर कदम के साथ एक असहज दबाव बढ़ता जा रहा था। तहखाने में पहुंचते ही उन्हें वहां अजीब अजीब चिन्हों से भरी दीवारें दिखाई दीं। बीच में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था, जिस पर लाल रंग से कुछ लिखावट थी। ये शायद वही है जिसके बारे में पंडित जी ने बताया था, समीर ने कहा। अनिकेत ने संदूक को खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, चारों ओर से एक गूंजती हुई आवाज आई, यहां से चले जाओ। दोनों एक पल के लिए पीछे हट गए। हमें डरना नहीं चाहिए, ये उसकी चाल है, अनिकेत ने साहस जुटाते हुए कहा। उन्होंने संदूक को फिर से खोलने की कोशिश की। इस बार वह खुल गया। अंदर एक पुरानी किताब और कुछ जले हुए कपड़े थे। किताब में लिखे शब्द किसी अज्ञात भाषा में थे। जैसे ही समीर ने किताब उठाई, तहखाने में हलचल शुरू हो गई। दीवारों से काले धुएं की परछाइयां निकलने लगीं। अनिकेत ने तुरंत मूर्ति और रक्षा कवच निकाले। इस किताब को नष्ट करना होगा, समीर ने चिल्लाया। अनिकेत ने अपने बैग से माचिस निकाली और किताब को जलाने की कोशिश की। जैसे ही किताब जलनी शुरू हुई, परछाइयां तेजी से चारों ओर घूमने लगीं, जैसे उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हों। उसी समय ऊपर अपार्टमेंट में रिया की स्थिति और बिगड़ने लगी। उसकी आवाज में अजीब सी गहराई आ गई थी। उन्हें रोक दो, वो सब खत्म कर देंगे। तहखाने में किताब पूरी तरह जल चुकी थी। परछाइयां धीरे धीरे गायब हो गईं। समीर और अनिकेत ने राहत की सांस ली। शायद सब ठीक हो गया, अनिकेत ने कहा। लेकिन जैसे ही वे ऊपर जाने के लिए मुड़े, उन्हें तहखाने के कोने में एक और परछाई खड़ी दिखाई दी। ये परछाई पहले से ज्यादा स्पष्ट और डरावनी थी। तुमने मेरी शांति भंग की है, वह गुर्राते हुए बोली। अनिकेत और समीर ने दौड़ लगाई, लेकिन परछाई ने उन्हें पीछे खींच लिया। उसी समय रिया अचानक जाग गई। उसकी आंखें काली थीं और उसने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, यह तो बस शुरुआत है। क्या वे परछाई से बच पाएंगे? क्या रोहिणी के इस भयावह रहस्य का अंत हो पाएगा? कहानी अभी बाकी है। रोहिणी की रात और गहरी हो चुकी थी। अनिकेत और समीर अपार्टमेंट की बालकनी में खड़े थे, जहां हल्की ठंडी हवा उनकी बेचैनी को और बढ़ा रही थी। रिया की डरावनी हरकतें और उसकी आंखों की चमक अभी भी उनके दिमाग में घूम रही थी। हमें कुछ करना होगा समीर, ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, हम सब खतरे में हैं। अनिकेत की आवाज में डर और चिंता थी। लेकिन क्या? पंडित शर्मा ने हमें चेतावनी दी थी कि हमें सावधान रहना चाहिए। यह चीज इंसान से परे है। दोनों तुरंत रिया को कमरे में बंद कर मंदिर गए।
इस बार पंडित शर्मा ने और अधिक गंभीर चेहरा बनाया। उन्होंने एक पुराने ग्रंथ से कुछ मंत्र निकाले और कहा, जो ताकत रिया को जकड़ रही है वह एक पुरानी आत्मा है जिसे उस इलाके में लंबे समय से बांध कर रखा गया था। यह आत्मा अब मुक्त हो गई है और इसे रोकने के लिए हमें उसकी मूल जगह पर जाना होगा। मूल जगह? क्या मतलब? समीर ने पूछा। जिस स्थान पर यह आत्मा पहली बार प्रकट हुई थी, मिसेस खन्ना का फ्लैट। वहां एक अनुष्ठान करना होगा, लेकिन यह बेहद खतरनाक होगा। रिया की हालत बिगड़ती जा रही थी। जब वे लौटे तो उन्होंने उसे फर्श पर घुटनों के बल पाया। उसके शरीर से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी, जैसे वह किसी और की उपस्थिति को अपने अंदर समेटे हुए हो। मुझे वहां ले चलो। रिया की आवाज अलग थी, मर्दाना और भारी। अनिकेत और समीर उसे खींचते हुए मिसेस खन्ना के फ्लैट की ओर ले गए। वह जगह अब पूरी तरह से बदली हुई थी। दीवारों पर अजीब स्याह लकीरें थीं और वह जगह ठंड से जमा देने वाली थी। कमरे के बीचों बीच एक दायरे में पुराने प्रतीकों के साथ मोमबत्तियां जली हुई थीं। पंडित शर्मा ने मंत्रोच्चार शुरू किया। जैसे ही मंत्र गूंजने लगे, कमरे में हवा और भारी हो गई। रिया जोर जोर से चीखने लगी। उसकी चीखें इतनी भयानक थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें कांप रही हों। अचानक मोमबत्तियां बुझ गईं और पूरे कमरे में अंधेरा छा गया। एक गहरी आवाज गूंज उठी। तुम्हें लगा मुझे रोका जा सकता है? पंडित शर्मा ने जोर से कहा, तुम्हारी जगह इस दुनिया में नहीं है। वापस जाओ। लेकिन आत्मा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अनिकेत और समीर पर हमला किया, उन्हें दीवारों से धक्का मारते हुए। रिया अचानक हवा में उठ गई। उसके शरीर से अंधेरा धुआं निकल रहा था। पंडित शर्मा ने कहा, इस आत्मा को रोकने का एक ही तरीका है। हमें इसे किसी माध्यम के जरिए दूसरी दुनिया में भेजना होगा, लेकिन इसके लिए आत्मा के चुने हुए माध्यम को बलिदान देना होगा। नहीं, यह रिया है, मेरी बहन। ऐसा नहीं हो सकता, अनिकेत चिल्लाया। अगर हमने इसे नहीं रोका तो यह आत्मा पूरी बस्ती को अपनी गिरफ्त में ले लेगी। पंडित ने अनिकेत को समझाया। भारी मन से अनिकेत ने हाँ कहा। पंडित शर्मा ने मंत्र पढ़े और रिया को घेरे में खड़ा किया। जैसे ही आत्मा ने अपना अंतिम हमला किया, उसका शरीर अचानक शांत हो गया। रिया ने अपनी अंतिम सांस ली और वह आत्मा गायब हो गई। अंतिम रहस्य रिया का बलिदान पूरे माहौल को शांत कर गया। लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, समीर ने देखा कि मिसेस खन्ना का अपार्टमेंट पूरी तरह खाली था। न फर्नीचर, न कोई सामान, कुछ भी नहीं। मिसेस खन्ना कभी थीं भी? समीर ने अनिकेत की ओर देखा। जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। उनकी आंखों में सवाल थे और उनके दिलों में डर। क्या यह वाकई खत्म हुआ?